नमस्कार। प्रतिरोध के सिनेमा के इस ऑनलाइन फिल्म स्क्रीनिंग में आपका स्वागत है। जब से कोविड का सिलसिला शुरू हुआ है, हम सारे लोग अपनी-अपनी जगहों में कैद हैं। तब हमने सोचा क्यों ना सिनेमा को ऑनलाइन तरीके से दिखाया जाए। हमने पिछली 28 जून से सिनेमा दिखाने का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले हमने यूसुफ सईद की फिल्म ख्याल दर्पण दिखाई, फिर हमने पुष्पा रावत की फिल्म निर्णय दिखाई, अजय टीजी की फिल्म पहली आवाज तीसरी फिल्म थी, चौथी फिल्म थी हद अनहद शबनम बिरवानी की, पांचवी फिल्म दीपा धनराज की एडवोकेट, छठी फिल्म थी फैजा अहमद खान की सुपरमैन ऑफ मालेगांव, सातवीं फिल्म थी फैक्ट्री राहुल रॉय की। आठवें सप्ताह में हमने सिनेमा एडिटिंग की पॉलिटिक्स पर दो महत्वपूर्ण फिल्मकारों संजय काक और तरुण भारती के साथ एक बातचीत रखी थी। और आज 15 अगस्त के मौके पर हम आपको आजादी के मायने से परिचित कराने जा रहे हैं और इसके लिए हमने उमा चक्रवर्ती की दो महत्वपूर्ण फिल्में एक इनकलाब और आया और प्रिजन डायरी का चुनाव किया। इस पूरे ऑनलाइन स्क्रीनिंग का सिलसिला इस तरह से रहता है कि हम पहले 3-4 दिन फिल्मकारों की मदद से फिल्म के लिंक यूट्यूब पे उपलब्ध कराते हैं, ये मानते हुए कि आप फिल्मों को देखेंगे, और फिर हम शनिवार की शाम को एक चर्चा करते हैं। मित्रों, ये प्लेटफॉर्म आपका है। अगर आपके पास कोई ऐसी फिल्म है जिसके लिए आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जैसे आप दिखाना चाहते हैं, तो आप सबसे अपील है कि प्लीज सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस से, प्रतिरोध का सिनेमा से संपर्क करके हमें उस फिल्म का लिंक भेजें। अगर वो हमारे फिल्म काम की होगी तो हम उसे जरूर दिखाएंगे, पूरे सम्मान के साथ दिखाएंगे। हम इंस्टाग्राम पर sior.india और फेसबुक पर सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस के पेज पर उपलब्ध हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपसे संपर्क करें और सिनेमा देखने, सिनेमा के जरिए दुनिया को समझने का सिलसिला लगातार चलाते रहें। मैं उमा जी का स्वागत करते हुए अपनी साथी, मुंबई चैप्टर की कार्यकर्ता और विजुअल आर्टिस्ट विनीता से अनुरोध करूंगा कि हमारी खास मेहमान उमा जी का दर्शकों से परिचय कराएं। उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। विनीता। विनीता, आप आवाज सुन पा रही हैं? शुक्रिया संजय। जी, मुझे आवाज आ रही है। शुक्रिया संजय जी। सियोर के आज के लाइव में 15 अगस्त के में हम जब आज़ादी की बातें कर रहे हैं, हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करने जा रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व जो है वो इतना वृहद है और इतना व्यापक है और इतने सारे पहलू जुड़े हुए हैं उससे। तो उमा जी जो है एक एक पहलू उनके व्यक्तित्व का इतिहासकार का है, नारीवादी इतिहासकार हैं। उमा जी एक लेखिका हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू उनका एक्टिविज्म का भी है। ये लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए बहुत अहम भूमिका इन्होंने उसके लिए निभाई है। और साथ ही साथ उनका एक पहलू है दस्तावेजी फिल्मकार का। उमा जी को इंट्रोड्यूस कराते समय ये बात कहना और महत्वपूर्ण है कि नारीवादी आंदोलन जो हिंदुस्तान का रहा है, उसमें इनकी जो दखल है वो इतनी व्यापक है कि इनको जो है वो महिला आंदोलन का, भारत महिला आंदोलन की जननी भी कहा जाता है, उसकी पुरोधा भी कहा जाता है। आज जो फिल्में हम लेके आए हैं उमा जी के साथ बातचीत के लिए, तो उमा जी ने जब सारे लोग अब जिस उम्र में रिटायरमेंट की कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं कि ये करेंगे, अब तो आराम करेंगे, अब हो गया सब, उस समय उमा जी ने फिल्मों की प्लानिंग शुरू की और एक से एक ऐसी बेहतरीन फिल्में लाई जो वाकई हमें दोनों पहलुओं से, आज़ादी के समय से जुड़ी उन सारी महिलाओं से लेकर के और बहुत सारे महिलावादी पहलुओं को दिखाती है। वो ऐसी अनकही आवाज़ है या अनसुनी आवाज़ें हैं जहां हम नहीं पहुंच पाते हैं। उस मायने में भी जो विषय उमा जी ने
लिया और जिस तरह से उसको लोगों तक अभी वो पहुंचा रही हैं और आगे बनाते रहने की उनकी ख्वाहिश अभी भी है, और हम जल्द ही एक नया फिल्म देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं उमा जी से, ये बात ही यहीं से बात शुरू करते हैं कि कैसे आपने जब लोग रिटायरमेंट प्लान कर रहे थे और आप फिल्म की प्लानिंग कर रही थी, और 2010 में आपकी पहली फिल्म हम लोगों को देखने को मिली, द क्वाइट लिटिल एंट्री। तो वहां से एक बात आप अच्छा, रखना शुरू। ठीक है। वो मैं ऐसा इत्तेफाक सा हुआ, मैं जैसे आपने बोला, मैं तो इतिहास खास करके औरतों के इतिहास के गिर्द मेरा काम रहा है, और लंबे अरसे से वो चल रहा था। तो इत्तेफाक से मुझे एक आर्काइव नज़र आया जो मुझे लगा बहुत अनयूजुअल है। हर घर में औरतें अपनी पेटी में कुछ कुछ रखती हैं। उनका एक खास करके पुराने ज़माने में तो एक ट्रंक होता था, उस ट्रंक में वो कई तरह की चीज़ें रखती हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि वो अपने कपड़े खास शादी का जोड़ा रख लेंगे या कुछ उस तरह की चीज़ रखेंगे। ये बड़ा अजीब एक क्या कहते हैं आर्काइव था, जिसमें सिर्फ हमको कागज मिला। मतलब और ये मेरी एक फ्रेंड है, दोस्त है, सहेली है, जिनके साथ मेरा बातचीत इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि वो अपनी नानी के ऊपर अपना रिसर्च कर रही थी, और क्योंकि मैं औरतों पे लिखती हूँ तो वो मुझसे मिलने आई थी। मिलने के तहत उन्होंने कुछ मुझे कागज दिखाए, और फिर मुझे पता लगा कि ये एक ट्रंक है और उस ट्रंक में कई तरह के कागज हैं, और वो कागज जो थे अपने आप में इतने क्या कहते हैं एक चौंकाने वाली थी कि उसमें जिस तरह से आर्काइव में हम कटिंग्स बना कर रखते हैं, कभी तस्वीरें फोटोग्राफ्स रखते हैं, उस तरह की चीज़ें इन्होंने अपनी खास कुछ कागज उसमें रखे हुए थे, और वो कागज एक्चुअली उस ट्रंक में थे। जब वो गुजर गई और उनकी सारी जिंदगी के टाइम वो ट्रंक उनके लिए बहुत मायने रखता था। तो मुझे लगा ये बड़ा क्योंकि इतिहासकारों के लिए आर्काइव बहुत मायने रखता है, क्योंकि आर्काइव के बिना आप लिख नहीं सकते हो। तो आर्काइव एक अनयूजुअल आर्काइव मुझे लगा, ये खास एक अनयूजुअल आर्काइव है। और कागज को देख करके, खास करके उनकी डायरी को जब मैंने देखा, मुझे एक तरह से एक क्या कहते हैं एक टर्निंग आया कि ये एक बहुत अच्छा फिल्म बन सकता है, क्योंकि इसमें विजुअल मटेरियल, जो पेपर का विजुअल मटेरियल है, और वो राइटिंग जो है, और राइटिंग से तो मैं बहुत वाकिफ थी, तो मुझे लगा ये फिल्म बननी चाहिए। और फिर मैंने अपनी सहेली मैथिली को बोला कि इसमें फिल्म बननी चाहिए। अब मैथिली बेचारी जो किताब लिख रही थी, उनके लिए ये फिल्म की बात तो बिल्कुल रखी नहीं, और मैंने फिर इस मुद्दे को कई अपने स्टूडेंट्स और कई अपने फेमिनिस्ट फिल्म मेकर्स को बताया, और सबने कहा हाँ बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन कोई उसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहा था। तब एकदम ऑलमोस्ट अचानक एक दिन मुझे लगा कि चलो मैं ही बना लेती हूँ, और इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ कि मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ, और शुरू तब से हुआ। तो 2008 से ये किस्सा शुरू हुआ, एंड बाय दैट टाइम आई हैड मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि मेरे पास इतने सारे काम थे लिखने पढ़ने और सबके। तो 58 में ही मैंने रिटायरमेंट ले ली थी, और बाय देन आई वाज 67 इन 2008, एंड फिर 2 साल में मैंने वो फिल्म बनाई, एंड उस तरह से शुरू हुआ मेरा सिलसिला। कहिए। हाँ, सॉरी, जब आपने सिनेमा बनाना शुरू किया, तब डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग मूवमेंट एक नए मुकाम पे पहुंच चुका था, क्योंकि 2003-4 तक डिजिटल ये प्रोजेक्टर आ चुके थे,
और सिनेमा दिखाना अभी थोड़ा सबके लिए संभव था, लेकिन फिर भी एक शुरुआती सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप तो किसी फिल्म स्कूल से पढ़ी नहीं थी, आपके ऊपर कोई कंपल्शन था नहीं, ना आप किसी सक्रिय फिल्म आंदोलन को रिप्रेजेंट करती थी, आप सबकी वेलविशर थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था। हाँ, तब आपने नैरेटिव, जो नैरेटिव फॉर्म है, जो बहुत लोकप्रिय भी है, उसके एक आसानी से दर्शक भी हैं, नेटवर्क भी है, तो वो छोड़ के आपने ये दस्तावेजी फॉर्म क्यों चुना? ये एक शुरुआती सवाल। इसी दस्तावेज, आप जानते हैं कि खास करके अभी मैंने कहा कि इतिहासकार के लिए तो दस्तावेज ही सब कुछ होता है, तो दस्तावेजी फॉर्म, अब उसको विजुअलाइज करना भी एक चीज है। मतलब मैं कई अरसे से मैं खुद आर्काइव अपनी मेरी बनी हुई है, जैसे 84 के ऊपर मेरा आर्काइव है, मैंने रामायण पे लिखा था तो रामायण के ऊपर मेरा आर्काइव का मतलब मेरे पास बहुत सारा मसाला इकट्ठा होता है, और मैं प्लास्टिक के पैकेट्स में उनको रखती हूँ, और वो मेरे, अगर मैं एक घर से दूसरे घर जाऊं तो वो मेरे साथ जाती हैं, यू नो, ऑल दिस। पोस्टर्स मैंने इकट्ठे किए थे, कई सालों से मैंने पोस्टर्स इकट्ठे किए थे, तो आई एम एक्चुअली पेपर का जो कागज का चार्ज है, इमोशनल चार्ज है, वो दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड थ्रू माय लाइफ अ लॉट। तो इसलिए वो अपने आप में दैट motivation, that feel for paper, I already had it. Now apart from this, you see, I have been, it's true कि मैं डॉक्यूमेंट्री सिनेमा, ऑल सिनेमा, 4 साल की उम्र से मैं फिल्म्स देख रही हूँ, और सिनेमा फिल्म्स मेरे लिए बहुत एक इमोशनल एंड इवन even social relations को समझने का तरीका through films is very important, because I remember कि जैसे 2 बीघा जमीन जो देखा, या राही एक फिल्म थी मुल्करान आनंद की, जो जो टी प्लांटेशन वर्कर्स पर बेस्ड था। ये फिल्म्स हमारे लिए उन दिनों में, इन द 50s, it was a तरीका to actually understand a society which मैं नहीं जी रही थी। मुझे ना गांव का कोई तजुर्बा था, ना टी प्लांटेशन वगैरह का कोई तजुर्बा था। सो तुम्हारी समाज क्या है, और किस तरह की क्या क्या उसके पहलू हैं, किस तरह के लोग हैं उसमें, दैट वो खुलना शुरू हो ही गया था थ्रू वॉचिंग दीज फिल्म्स व्हिच आई वॉच्ड विद ग्रेट थे। तो फिल्म्स के साथ मेरा जुड़ाव उस तरह से बहुत पुराना है और बहुत गहरा है। मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, बहुत ज़्यादा फिल्में। और फिर जब मैं मिरांडा हाउस में पढ़ाने लगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई, तो काफ़ी शुरुआत में मेरे ही कॉलेज में फिल्म गोअर्स भी थे, क्रिटिकल फिल्म गोअर्स थे, और सेलुलॉइड से पहले दिल्ली फिल्म सोसाइटी होती थी, और वहाँ जाकर के हम फिल्म्स देखते थे, और बहुत तरह तरह की फिल्म उस वक्त देखी है। डॉक्यूमेंट्री सिनेमा जब एक्चुअली बिगिन हुआ 67 से ही, सुखदेव की 67 इंडिया 67 देखी थी। सो आई हैव सीन सीरियस डॉक्यूमेंट्री सिनेमा फ्रॉम द टाइम इट बिकेम सिग्निफिकेंट। हमारे देश में जब से वो शुरू हुआ है, तब से मेरा उसके साथ आई हैव व्यूड इट, मैंने उसको देखा है और आगे चल करके मिरांडा हाउस में दिखाया भी था। सो आई एक्चुअली क्वाइट क्या कहते हैं, एडहॉक बेसिस पे मैं बहुत सारे फिल्म्स वहाँ दिखाए थे। और 77 में जब इमरजेंसी ख़त्म हुई और आनंद पटवर्धन की प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस बनी थी, प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस को मैंने मिरांडा हाउस में दिखाया था। सो इट वॉज लाइक पार्ट ऑफ वन एक्टिविज्म कि हम एक्टिविज्म मतलब सिविल राइट्स के साथ जुड़ेंगे, बट साथ साथ हमने वो फिल्म भी दिखाई थी, एंड इट वॉज वेरी पावरफुल अनरावलिंग ऑफ द मूवमेंट। सो उस मीडियम के साथ मेरा जुड़ाव जो है वो काफ़ी लंबा है। और एक बात और कहकर मैं छोड़ती हूँ अभी के लिए कि डॉक्यूमेंट्री सिनेमा में का जो
मल्टीपल तरीके हैं उसको एक्सप्लोर करने के। फॉर मी डॉक्यूमेंट्री सिनेमा एक तरह से नैरेटिव सिनेमा या फिक्शन फीचर फिल्म से ज़्यादा इंटेलेक्चुअली मेरा उसके साथ जुड़ाव इसलिए है क्योंकि वो मैं समझती हूँ कि इतिहास के साथ एक्चुअली एवरीडे लाइफ के साथ थोड़ा ज़्यादा जुड़ा हुआ है। सो इन अ सेंस मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फीचर फिल्म की तरफ जाऊंगी। जब बनाना शुरू किया उसी फॉर्म में रही, विच इज़ स्टे विद द डॉक्यूमेंट्री सिनेमा, विच आई बिलीव इज उसमें कुछ फीचर्स हम लाएंगे जो हमारे इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए हम ला सकते हैं, बट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट form for me. That is, documentary cinema is the most important form as far as I am concerned for me personally to express myself. जी बहुत शुक्रिया विनीता। आपने अभी एकदम रिसेंटली फिल्म देखी है, मेरे ख्याल से कल परसों ही एक इंकलाब और आया। जी। तो अच्छा रहेगा कि आप बातचीत शुरू करें। उमा जी, एक इनकलाब और आया देखते हुए एक बात सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो आपने कहा कि डॉक्यूमेंट्री सिनेमा एक नरेशन है एक तरह का, तो उसमें उसकी जो कथा गोही है या उसकी जो बनावट है वो अपने आप में बहुत सुंदर है। तो एक बात जो उसको देखते हुए दिमाग में आती है कि डॉक्यूमेंट्री सिनेमा के लिए कुछ आपके पास आर्काइव में वीडियोस होते हैं बहुत सारे, लेकिन आपके पास सिर्फ दस्तावेज थे, कुछ चिट्ठियां, डायरी। तो कैसे उसको प्लान कर पाए आपकी, क्योंकि वो कुछ डॉक्यूड्रामा और डॉक्यूमेंट्री मतलब वो पूरा दोनों एक साथ साथ चल रहा होता है, तो उसकी मेकिंग पे कुछ आप बताइए। उसमें एक अहम जगह इंटरव्यू की भी है। आप देखेंगे कि मतलब बीच बीच में उसमें इंटरव्यू आता है, तो शुरू तो वो इंटरव्यू से ही हुआ था। एक मतलब मैंने जब पहले 2 फिल्म बना ली उसके बाद मैंने सोचा मैं इसमें इत्तेफाक से आई हूँ, ये मेरा स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आफ्टर माई फर्स्ट फिल्म तो मैंने बनाया एंड इस इंस्पिरेशन से बनाया कि औरतों की ज़िंदगी को हम कैसे कैप्चर करेंगे और कौन साधन वो छोड़ जाती हैं, खास करके एक आम औरत, व्हाट हिस्ट्री डज शी लीव बिहाइंड। शी डजंट, उनके पास उस तरह की वो आर्काइव में तो कभी पहुंचते नहीं है, नेशनल म्यूजियम में नहीं पहुंचेंगे, कहीं पर भी जाएंगे। तो वो जो साधन मिला उसके तहत एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया, वो क्योंकि आज हम फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस फिल्म में फ्रीडम की चर्चा है। पहली वाली फिल्म जो थी मेरी, एक इनकलाब और आया, इससे आप इससे भी पहले आप अगर अनफॉर्चुनेटली शायद मैंने उसको डाला नहीं है वहाँ पर, बट एनीवे वो जो फिल्म थी उसमें एक औरत, एक आम औरत, वो किस तरह से इतिहास में हम इतिहास को वो मानते हैं जहाँ पर बड़े बड़े मूवमेंट शुरू हुए, बड़े बड़े मुद्दे हमने उठाए, और उस फिल्म में नेशनल मूवमेंट वाज द बेस, क्योंकि वो मतलब वो समय एक औरत की जिंदगी वाज द बेस, क्योंकि उन्होंने आर्काइव छोड़ा था। पर एक चीज उसमें लिखा, उस डायरी मिली, उस डायरी में चर्चा थी ऑफ बिग इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ द नेशन। सो 1922 गांधी आए थे, गांधी चेन्नई में बोले थे, मद्रास में बोले थे, वो देखने गई थी। बड़ा एक मूवमेंट चला था फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो मेरे दिमाग में ये बात थी, ये खास करके औरतों के इतिहास का एक मुद्दा है कि हम हमेशा सोचते हैं कि ये औरतें इस मूवमेंट में थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, ये थी, वो थी। हम ये नहीं सोचते कि उनके वो इतिहास में आने के लिए उनको कितना, हम समझते हैं कि देयर आर चॉइसेस दैट वुमेन मेक, और वो नहीं आती हैं या आती हैं। इन रियलिटी औरतों के पास चॉइसेस नहीं होती हैं, बिकॉज घर ही उनके लिए चार दीवारी उनको घेर लेता है, एंड उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और सुब्बलक्ष्मी जिसकी कहानी थी ये क्वाइट लिटिल एंट्री में, उसको हमने हिंदी में जो बनाया था, उसका नाम दिया था छुपा हुआ इतिहास।
तो ये प्रश्न था मेरे दिमाग में कि अगर आप मूवमेंट में जाना भी चाहें तो क्या आप जा सकते हैं? आपके लिए जो स्पेस है जाने के लिए, तो क्या उसी तरह का स्पेस है जो मर्दों के लिए है? एंड उस सुब्बलक्ष्मी की जिंदगी में ये बिल्कुल सही था, दिखता है कि कोशिश उन्होंने की थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लेने की, ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन में गई थी, पर वो एकमात्र एक इवेंट, पब्लिक इवेंट में गई। उसके बाद जितना भी उनका रिश्ता था, शी हैड टू कीप इट विदिन द नॉट सो विजिबल डोमेन, बिकॉज मर्दों की जो आसपास औरतों के मर्द होते हैं, उनकी डिसीजंस होते हैं या उनकी कंपल्शंस होती हैं, जिसकी वजह से आप एक्चुअली शायद भाग ले सकती हैं या नहीं ले सकते हैं। तो मेरा इनफैक्ट बिकॉज इट इज ऑन फ्रीडम, वो हाँ ये यही है द स्टार्टिंग पॉइंट। द फर्स्ट जो उसका ओपनिंग लाइंस हैं उस फिल्म के वॉइस ओवर के, वो ये है 1930, the salt agitation of 1930, regimes of power over a people and at home. Somewhere in the midst of it, a woman struggled to be and left behind pieces of paper in her archive. So actually it is out for me, freedom is not only about the desh, freedom is actually about actual freedom. And because I work with Mahila Itihas, तो औरतों के लिए freedom का मायने क्या है भी या नहीं है? So that was the question that I began with. तो वो फिल्म बनाई, फिर उसके साथ मैंने दूसरी, वो उसके बाद तुरंत मैंने उसकी दूसरी फिल्म बनाई जो उनकी ग्रैंड डॉटर के ऊपर थी, जहाँ उन्होंने तो उनकी जिंदगी पॉलिटिक्स के साथ तो बन नहीं पाई, पर उनकी ग्रैंड डॉटर जो थी वो फुल टाइम एक्टिविस्ट बन गई थी पॉलिटिक्स में। तो मुझे लगा कि अब मैं कंप्लीट कर दिया। मैंने एक नानी की कहानी बताई और फिर उनकी ग्रैंड डॉटर की कहानी बताई, और मैंने सोचा था कि मैंने अपना क्या कहते हैं, अपना रिश्ता डॉक्यूमेंट्री सिनेमा के साथ ख़त्म कर दिया है। पर खड़े खड़े जब वो उसकी स्क्रीनिंग हो रही थी तो बच्चों ने, यंग जनरेशन ने मुझे कहा, तो मैम अगली फिल्म तुम्हारी क्या है? और मैं कहने वाली थी कि नहीं मैं तो नहीं बनाऊंगी। एक मैंने इत्तेफाक से बनाया, दूसरा मैंने उसको कंप्लीट करने के लिए बनाया। अब आई एम डन, आई वाज गोइंग टू से आई एम डन, बट एक्चुअली फिर उस वहाँ खड़े खड़े मुझे लगा नहीं, एक फिल्म मुझे और बनानी है। और वो फिल्म जो है वो मेरे लाइफ हिस्ट्री के साथ कोइंसाइड करते हुए एक स्पैन ऑफ टाइम है, जिसमें मैंने इतिहास को खुलते देखा है, फ्रॉम अ सिविल राइट्स एंड अ वुमेन्स मूवमेंट पर्सपेक्टिव से खुलते हुए देखा है। सो आई थॉट कि नहीं, अब मैं एक फिल्म बनाऊंगी, और मैं फिल्म जो बनाऊंगी विमेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे बनाऊंगी। तो शुरू इस तरह से हुआ था कि विमेन पे तो रहेगा ही रहेगा, इट विल बी ऑन विमेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो फर्स्ट, सो इन अ सेंस आनंद पटवर्धन ने बना दी थी प्रिजनर्स ऑफ ज़मीर के बंदी, तो बना दी थी। मैं उसमें फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैं उसको एक्सप्लोर करने वाली थी। और फिर मैंने शुरू से किया था कि मैं अच्छा अब इस तरह की फिल्म बनाऊंगी ना। एक्चुअली इत्तेफाक ये हुआ, और फिल्म में मैं समझती हूँ इत्तेफाक बहुत है, बिकॉज इत्तेफाक से ही आपका इंस्पिरेशन बनता है, इत्तेफाक से ही मुद्दा तुम्हारे सामने आता है। तो जब मैंने सोचा कि ये बनाऊंगी, तो मुझे एक दिन खतीजा मिली, और खतीजा मेरी कॉलीग रह चुकी थी कॉलेज में, जो प्रोटैगनिस्ट हैं फिल्म में, वो उनको अच्छी तरह से जानती थी। पर बोलते बोलते मुझे ये क्या कहते हैं, पहली बार ये बताया गया कि वो भी जेल गई थी 19 साल की, 16 साल की उम्र में वो जेल गई थी इन 1949। तो आप देखिए कि और 49 के बारे में मैं नहीं सोच रही थी, मैं तो 67 से शुरू करने वाली थी। तो मुझे ड्रामेटिक इम्पैक्ट लगा। फिर मैंने कहा अच्छा इंटरव्यू तो कर लेना चाहिए, तो उनके साथ एक इंटरव्यू की मैंने। इंटरव्यू में ऐसे क्या कहते हैं, गहरी बातें निकल के आई। तो उसकी बैक स्टोरी भी और उसकी फ्रंट स्टोरी दोनों कहानियाँ पूरी तरह से आ गई, क्योंकि आपने देखा जिस टेंशन से आपने देखा होगा कि खतीजा किस तरह से बोलती हैं, एक तरह से वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलती हैं।
पर दूसरी तरह से वो मुद्दे जो लाती हैं अपने बातचीत में, वो पूरी तरह से हमारी जिंदगी और हमारे आज के जिंदगी के साथ भी जुड़ी हुई हैं। सो एक्चुअली वो इंटरव्यू फिर बेस बना, फिर वो भी पढ़ा रहा। फिर एक दिन खतीजा ने फ़ोन किया, मेरे को कहा मैं लखनऊ जा रही हूँ, तो तुम आओगी क्या वहाँ पर? मैंने कहा हाँ, आ जाऊँगी। और मैं अपने कैमरा वूमन के साथ लखनऊ पहुँच गई। और लखनऊ में जब पहुँचने के बाद ये जो बैक स्टोरी है, जो पहला हिस्सा है स्टोरी का, वो निकल के आने लगा। एंड देन आई फेल्ट कि ये कहानी जो है इट इज़ एक्चुअली अबाउट 47 से पहले एंड 47 के बाद। एंड इसमें दो जो हिस्से हैं, इट कम्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ये ब्रेक, जो 47 का जो ब्रेक है, ये ट्रांसफॉर्म करता है द मीनिंग ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर वुमेन। एंड फिर वो फिल्म उस तरह से बना और इसका फॉर्म भी बदला, क्योंकि सेकंड पार्ट, मतलब जो खतीजा के साथ तो हमारे पास खतीजा का इंटरव्यू था, पार्ट सुब्रा के लिए हमारे पास कुछ नहीं था एक्सेप्ट फॉर हर, जो लोग उसके बारे में बात करते हैं। सो इन अ सेंस उसको क्रिएट करना सबसे बहुत चैलेंजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा था, और वो बाद में शूट हुआ था। इसको हमने एक तरह से क्राफ्ट करना शुरू कर दिया था। एंड देन फिर सुग्रा की कहानी फिर हमने उसके बाद एक्सप्लोर किया। उसका इसलिए फॉर्म भी फर्क पड़ता है। आप देखेंगे कि आप लोगों ने पूरी फिल्म देखी, इसका फॉर्म थोड़ा बहुत मेरी फर्स्ट फिल्म के साथ है, जहाँ क्वाइट छुपा हुआ इतिहास के साथ है, जहाँ मेरे पास प्रोटैगनिस्ट नहीं था और मैंने फिर भी उसको बनाने की कोशिश की। और उसको बनाने में फिर चैलेंजेस एक तरह से होती हैं, जो मैंने इसमें एडिटर और डायरेक्टर और कैमरा पर्सन ने फिर रिकंसेप्चुलाइज किया एक तरह से। उमा जी, आपकी 4 फिल्में तो आ चुकी हैं और बहुत सारी फिल्में आएंगी, और हर फिल्म से आपको आपकी उम्र आगे बढ़ जाती है। और इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं कि कुरोसावा ने 90-88 साल की उम्र तक फिल्म बनाई है। तो आप भी बनाएंगे, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं। बनाऊंगी। मैं हाँ, बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब हम लोग जो आपके काम से बहुत ज्यादा परिचित हैं, हम तो जानते हैं, लेकिन जो एक बड़ी दुनिया है, एक जो नौजवानों की दुनिया है, जो इस ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़ रही है, एक तो आपने 1941 आप बॉर्न हैं और आपने 2010 में फिल्म बनाना शुरू किया। जाहिर सी बात है कि माध्यम के प्रति एक ललक और एक कोई समझ रही होगी। उसके बाद ठीक है, आप एक्सीडेंटल तो कह रही हैं, लेकिन लगातार आप जो रिकॉर्डिंग कर रही हैं, हमने सुना है कि आपने 24 विमेन प्रिजनर्स की रिकॉर्डिंग करी है, और वो कोई इत्तेफाक नहीं है, आपने बहुत प्लानिंग से रिकॉर्डिंग करी है। ये और दूसरी बात है कि जो हमने आज ये टॉपिक भी रखा है, आजादी के मायने, जो आपके जो टाइटल भी हैं, एक इंकलाब और आया, ए क्वाइट लिटिल एंट्री, फ्रेगमेंट फ्रॉम द पास्ट, ये सारे जो टाइटल हैं, वो भी टाइटल से ही समझ में आता है कि कहानी कहाँ जाने वाली है। ये पूरा डिजाइन क्या है? थोड़ा सा इस डिजाइन के बारे में हमारे दर्शकों को, दस्तावेजी सिनेमा के नए दर्शकों को थोड़ा सा डिजाइन के बारे में बताइए। अभी क्या क्या होने वाला है, क्यों आप किताब के बाद आप सिनेमा माध्यम पे आई, सिनेमा माध्यम में भी दस्तावेजी आपने चुना, आपने बता दिया। और ये भी बात, क्यों आपकी सारी फिल्मों में, मतलब मेरी कोई आपत्ति नहीं है, क्यों आपकी सारी फिल्मों में पूरा क्रू एज ए कॉन्शियस डिसीजन फीमेल होते हैं? हाँ, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब हम लोग मेल दिखाने वाले हैं, लेकिन मेकर्स जितने जो मतलब पार्टनर्स इन क्रिएटिविटी हैं, ये सारे सवाल को आप थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। जरूर जरूर। सी, शुरू में तो जैसे आपने खुद ही फ्लैग किया, सी मेरे पास व्यूइंग एंड क्रिटिकल कैपेसिटी ठीक थी, इट वाज ओके, कोई बहुत तीर वाली नहीं थी, बट आई हैड एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री सिनेमा एंड
why documentary cinema drew me to it. तो एक तरह से वो तो था ही था मेरे पास, I went with it. पर so form was clear, हाँ, कि it will be documentary cinema. अब उसमें I had director का क्या as I saw it, director कौन है, क्या करता है. The idea is in the head. वो दिमाग में है, वो idea आता है, and somewhere it hits you as this is the thing that I want to explore. Then the material that you generate, and you generate that because आप जो है choice, you're making clear choices. Let me begin by saying कि अच्छा ये जो quietly छुपा हुआ इतिहास के लिए मैंने जब कहा, मैंने सोचा अब मेरे को फिल्म तो बनानी नहीं आती, मैंने कह दिया कि मैं बनाऊंगी, पर आती नहीं है. सो आई वेंट टू माय फेमिनिस्ट कंस्टिट्यूएंसी नेचुरली, क्योंकि उनके साथ मेरा कंफर्ट लेवल था. खास करके आई वेंट टू सबीना गैडिहो, हु वाज अ अनयूजुअली अपने जनरेशन के लिए शी वाज अनयूजुअल बिकॉज शी वाज द ओनली वुमन कैमरा वुमन of her time early on. So, and she herself engaged with people who were doing camera, who were interested in the camera. So आप जानते हैं कि 3 Women and a Camera is a documentary film that she herself made. सबीना ने मेरे को अपने I ended up ये इत्तेफाक होता ही है कि as a some kind of an activist मेरे को खींचा जाता था quite often as the subject expert to speak on some subject or the other. And I did many interviews like that. One of the earliest that I did was for the Sati film, जो उन्होंने मीडिया स्टॉर्म ने सती की फिल्म बनाई थी, उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तहत मुझे बुलाया गया था, and I spoke as a historian. So that was my first entry, and I got to know Sabina at that stage because she was the camera person at that stage. और फिर हमारी थोड़ी बहुत, फिर उसने एक इतिहास के ऊपर ही एक डॉक्यूमेंट्री सिनेमा बनाई थी फॉर UGC. So मैं कई औरतों को जानती थी जो who had been part of the cinema, documentary cinema movement, and comfort level उनके साथ अच्छा था because as I said, I was drawn in on feminist links, और वो इसकी वजह से हमारी एक अच्छा रिश्ता भी था. So when I decided to make the film, तो naturally मेरे लिए वो ज़रूरी था कि कैमरा पर्सन, I felt ये बाद में इतना नहीं रहा है, but the starting point was definitely कि comfort level with a woman team was interesting because I was able to feel that they would intuitively understand what I was trying to explore. तो मैं क्या चाहती हूँ, वो एक तरह से extract कर लेते थे from whatever, and but मैं दोबारा कहूँगी कि मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं थी फॉर द एक्सिक्यूशन ऑफ कैसे करेंगे. तो बहुत मज़ेदार था कि मैं सबीना को पूछा, फिर मैंने कहा, शी सेड ठीक है लेकिन इसको आप विजुअलाइज कैसे करती हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू पुट ऑन द स्क्रीन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड दैट एंड द अदर्स. हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. फिर मैंने कहा, वो ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन की बात हुई थी, तो मैंने कहा maybe we can fill the screen with black flags flying. She said, nahi. And then she came up with one of the most brilliant sequences in the film, जिसमें सुब्बलक्ष्मी बैठ करके खुद ब्लैक फ्लैग को काट करके बनाने की कोशिश करे. तो कैंची है उसके हाथ में और वो काले कपड़े को कट कर रही है. You get the entire story of a woman's participation preparing to go for it from that one visual. And so she taught me, मतलब सबीना ने मुझे सिखाया कि कैमरा, how the director's ideas translate through camera work into the possibilities of the film and how the editing actually brings it out. So for all of these, इनकी वजह से working with women, खास करके to start with, was very comfortable. अच्छा, अब एक इनकलाब के लिए ये बात आई कि जब, अच्छा, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि अगर तुम वर्कशॉप कर रहे हो ऑन कैमरा और एडिटिंग और किसी चीज़ के लिए, मैं चली जाऊंगी इसमें. हाँ, आई मे बी 70 years old, 75 years old, पर मैं जाती हूँ इसमें. सो आई वेंट टू अ कैमरा टू अ सेशन जिसमें रंजन पालित आए हुए थे. रंजन पालित को मैं जानती थी थ्रू हिज, आई न्यू ऑफ हिम थ्रू हिज वाइफ वसुधा जोशी, मिरांडा हाउस की स्टूडेंट रह चुकी हैं.
तो उनकी फिल्म मैंने शुरू से देखी हैं, दैट इज वॉइसेस फ्रॉम बालियापाल मैंने तब देखी थी. इट्स वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स दैट वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल. तो एनीवे मैं उस वर्कशॉप के लिए चली गई और फिर बाद में हम बात करें. They also made For Maya, very beautiful film. ब्यूटीफुल फिल्म, वो दिखाई मैंने मिरांडा हाउस में दिखाई भी थी. तो सो द पॉइंट वाज कि वर्कशॉप के बाद मैंने उसको, बड़ा मजेदार वर्कशॉप था. तो फिर उसके बाद मैंने रंजन से बोला कि बहुत अच्छा वर्कशॉप था. मैंने सेड कि अच्छा मैं भी आजकल फिल्म बनाती हूँ. तो उसने कहा हाँ मैंने सुना कि तुम फिल्म बनाती हो. अच्छा, और फिर जल्दी से मैंने कहा कि आई वर्क विद ऑल वुमेन टीम एंड इन एनी केस आई कैन नॉट अफोर्ड यू बिकॉज मेरे पास कभी पैसे नहीं होते हैं. आई पेंशन पिक्चर्स पे चलता है ना, मेरा पेंशन पे चलता है. मैंने कहा आई कांट अफोर्ड यू. ही सेड ऐसी बात नहीं है, एंड दैट्स ऑल ही सेड. इट इज टू से कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड ओनली इन द मनी. ओके, तो जब इसको काटना शुरू किया था, एक इनकलाब को काटना शुरू किया था, वी स्टार्टेड मेकिंग इट एंड सुगरा को हम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे. हमारे पास साधन नहीं था उस वक्त. और वो जो किताब Samira edited this film. Samira No, Jain? Samira edited the first film. Okay. एक इनकलाब किसने? एक इनकलाब तो अनुपमा चंद्रा. अनुपमा चंद्रा. Okay. अनुपमा चंद्रा. तो okay. अच्छा, तो अब सुगरा की हमें सुगरा का मालूम था कि सुगरा एक लिखती थी और वो मेंटली बड़ी डिस्टर्ब रहती थी. उनकी पर्सनल हिस्ट्री ट्रॉमेटिक रही है और ये सब हमको मालूम था. पर हमारे पास ना उनकी तस्वीर थी और ना हमारे पास उनका पोएट्री का कोई फ्रैगमेंट था. सो आर्काइव तो मेरे पास नहीं था. आई डिड नॉट हैव एनीथिंग ऑन पेपर एट ऑल इन हर केस. तो हमें समझना है. और आपने इस फिल्म में आपने देखा होगा कि देयर इज अ सीक्वेंस कि हम वो मतीन भाई आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे मैं जा रही हूँ गली में और मैं कहती हूँ सुगरा जी की किताब मिली क्या आपको? कहते हैं हाँ वो है पर मिली नहीं. मिलेगी तो भेज देंगे आपको, ठीक है ना. तो रह गई, इस तरह से लटक गया. मतलब वो मिला ही नहीं मेरे को बहुत साल. फिर somehow I got to know a link कि उनकी एक नीस है, सुगरा जी की एक नीस है जो मलेशिया में रहती हैं. और वो नीस जो है उनके पास उसकी एक कॉपी है और उनके थ्रू मुझे वो मिल सकती है. और फिर मैंने उनको मेल भेजा. दैट्स व्हाई यू विल फाइंड दैट देयर इज अ मेल, ईमेल भी है उसमें. आई सेंट हर अ मेल. शी स्कैन, उन्होंने इसको स्कैन उसको प्रिंट करके फोटोकॉपी करके पोस्ट में डाला. वो कभी आई नहीं, इट नेवर रीच्ड मी. फिर मैंने उनको दोबारा मेल किया, फिर उन्होंने स्कैन करके उसको भेजा. जब वो स्कैन वर्जन मेरे हाथ में आया, आई टुक इट टू माय उर्दू नोइंग यंग फ्रेंड. और जब उसने उसको पढ़ा, हु वाज लिटरेचर का स्पेशलिस्ट था वो, ही सेड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मटेरियल. तो फिर वो जो फिल्म है, और अनुपमा चंद्रा इज अ लिटरेचर पर्सन, वो हमारी एडिटर थी. तो इन वन सेंस वो जो बैक स्टोरी जो बनी थी वो इस तरह से निकली क्योंकि वो हमारे को वो किताब मिली. और वो बहुत इंटरेस्टिंग है. सुगरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि नॉट ओनली उन्होंने पोएट्री लिखी, बड़ी कॉन्शियसली उन्होंने उसकी ग्लॉसिंग लगाई थी, उसके साथ नोट्स लगाए हैं कि ये मैंने ऐसे लिखा, ये मैंने हालत जुनून में लिखा, ये मैंने तब लिखा, हाँ ये मैं 12 साल की उम्र में लिखा. और मुझे बहुत फक्र है कि उसमें एक भी इस्लाह नहीं करने की जरूरत पड़ी. मतलब देयर वाज नॉट वन मिस्टेक इन दैट पोएम दैट द 12-year-old हैड रिटन. जो तोते की मर्सिया लिखती है ना, वो रिसाइट भी होती है फिल्म में. सो जो पॉसिबिलिटीज उसके साथ निकल के आई ऑफ जब वो पोएट्री की मटेरियल हमको मिली और उनकी खुद की ग्लॉसिंग कि ये इस तरह से, तो हमें एक्चुअली एक स्टोरी निकल के आने लगा वहां पर. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी निकल के आने लगा. तो जब रंजन से बात हुई एंड आई सेड कि आई कांट अफोर्ड यू, एंड ही सेड ऐसी बात नहीं है. तो हमें एक सीन करना था, वो क्रिटिकल था हमारे लिए, इवन फॉर द खतीजा पार्ट ऑफ द स्टोरी, जिसमें वो जब अटैक होती हैं एंड देन वो अपनी माँ की एक सपना बताती हैं. शी डिस्क्राइब्स अ ड्रीम, नो,
जिसमें शी सीज के वो मारे जा रहे हैं, दैट इज देयर इज अ, आप जानते हैं। तो मैंने सोचा इसको कैसे विजुअलाइज करें, एंड बोथ अनुपमा एंड आई वाज स्टक विद कि ये थोड़ा सीक्वेंस इट्स इम्पोर्टेंट हमको रखना है, कैसे करेंगे। तो रंजन से मैंने कहा था कि आई कांट अफोर्ड यू, एंड ये सर ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने सोचा रंजन को पूछा जाए, एंड आई रैंग हिम अप एंड आई टोल्ड हिम कि भैया ये सीन है, ही से तुम मुझे 2 मिनट की सीक्वेंस के लिए बुलाया दिल्ली, एंड आई वाज गोइंग टू फंड हिम एंड ऑल दैट, एंड आई सेड हाँ। फिर वो जब वो आने को तैयार हो गए, फिर हमने वो पूरी बैक स्टोरी जो है ना उसको बनाई, जो सुगरा की कहानी एंड द मुशायरा एंड यू नो द वो पूरी कहानी फिर हमने उस तरह से क्रिएट किया। एंड रंजन वाज फैंटास्टिक। रंजन बड़ा अच्छा कैमरा पर्सन है, वो एक्चुअली तुम्हारी बात को कंप्लीटली समझ जाता है। तो वो जो उसने विजुअल्स क्रिएट किए हैं, वो फर्स्ट स्टोरी सुगरा की कहानी तो सारी रंजन की कहानी है, रंजन की शॉर्ट कहानी है, एंड आई वाज एबल टू कंस्ट्रक्ट दैट बिकॉज रंजन की अंडरस्टूड मैं क्या चाह रही हूँ, और वो फिर बना, और फाइनली एज अ कॉन्सिक्वेंस वो हार्ड एंड फास्ट रूल तो था ही ना, नेवर था। तो आई हैव वर्कड विद मैन, ऐसा नहीं है कि आई हैवंट वर्कड विद देम। लेकिन उमा जी समझने वाली बात है हाँ कि सबीना गैडीहोक के बाद आपकी फिल्मों में उमा ने काम किया एज ए कैमरा पर्सन। पीपल, उमा ने भी किया और मेनी पीपल, बट हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए। तो एक तरह से आप नए विमेन कैमरा पर्सन को इस तरह के विषयों से इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि कैमरे के पीछे अगर कोई औरत होती है तो उसके मायने अलग होते हैं। अगर हमारे मुंबई के सिनेमा उद्योग में महिलाएं होती पीछे तो कुछ कहानियां और अलग तरह से आती, इतनी क्या कहते हैं, इतनी लाउड कहानियां या इतनी भारी कहानियां नहीं आती। और जाहिर सी बात है कि ये मतलब ये आपका नेचुरल टेक भी है, आप जिन चीजों के लिए जिंदगी भर लड़ती रही, तो ये बहुत सहज सी बात है। और ये मतलब इसमें मतलब हमें ये अगर ये नहीं होता तो हम आपसे सवाल करते। मैंने आपका श्रीलता स्वामीनाथन जी का रफ फुटेज देखा है आपकी मेहरबानी से, और क्या सुंदर फुटेज है वो। जब फिल्म बनेगी तो क्या मजा आएगा हम लोगों को। जरूर शूटिंग के दौरान इस प्रायोरिटी की वजह से कुछ बहुत सारी मजेदार बातें हुई होंगी, मजेदार घटी होंगी जो अदरवाइज नहीं घटती, किस्से होंगे जो कि फिल्म के ग्रामर में नहीं अट पाएंगे, और वो के ग्रामर में नहीं अटेंगे, वो इस तरह के किस्सों में ही रह जाएंगे। ऐसी कोई मजेदार बात आप शेयर करें, फिर हम लोग दूसरी फिल्म पे शिफ्ट करेंगे। देखिए इंटरव्यू, अच्छा वन एडवांटेज मुझे लगता है मेरी खुद की पर्सनालिटी, और जिससे कि क्योंकि जिनसे भी मैं बात कर रही हूँ ना, मेरा ऑलरेडी थोड़ा बहुत रिश्ता उनके साथ है, आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि मैं जो जहाँ से आ रही हूँ और जिस उम्र से आ रही हूँ और जिस अनुभव से आ रही हूँ, मेरे प्रोटैगनिस्ट जो इंटरव्यूईज जो हैं वो तुरंत समझ आते हैं ना। श्रीलता के साथ तो मेरा थोड़ा सा ऑलरेडी रिश्ता था, ओके, बिकॉज आई न्यू हर इन फ्रॉम अदर सर्कल्स, अदर पॉलिटिकल सर्कल्स एंड सो ऑन। तो उनके साथ तो कंफर्ट लेवल विद माय प्रोटैगनिस्ट मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट वजह है, एंड सो द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर प्रोटैगनिस्ट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मैं तुमको इन फिल्म्स के साथ हो ना हो, आप देखेंगे कि संजय तुमने वो एग्जाम्पल दिया श्रीलता का, वो बीच बीच में रोकती हैं और मुझसे पूछती हैं shall I go into the detail, और मैं कहती हूँ हाँ हाँ बिल्कुल go into the detail। तो so that level of relationship is very powerful. Even when I don't know somebody, जब मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती हूँ, वो उनको मेरे बारे में somehow पता लग जाता है थ्रू द इंटरमीडिएरी कॉन्टैक्ट जो होता है ना, जो उनको डिस्कवर करता है। और उसके साथ बहुत मूविंग
किस्से मेरे सामने आए हैं. आई कांट टेल यू हाउ पावरफुल दीज हैव बीन. मैं गई थी गुवाहाटी, जहाँ पे मैंने एक लड़की को ढूंढा था थ्रू माय फ्रेंड्स जो जेल गई थी, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर समवन इन आसाम हु हैड बीन टू जेल. जो अब मेरी लास्ट फिल्म आएगी उसमें देयर इज एक ग्रैंड डिजाइन है जिसमें आज के मूवमेंट के साथ कौन कौन किस तरह की चीजें आई हैं. तो उसमें don't say last, next. Okay, next to next. ठीक है, alright. तो so मैं उससे बातचीत कर, and just for comfort also, comfortable, to make people comfortable, I always start, मैं हमेशा शुरू करती हूँ बचपन से, ताकि हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो एक तरह से कंफर्टेबल फील करना शुरू करते हैं. एंड दे ऑलवेज ओपन अप अपने बचपन के लिए. वो कई सारे बड़ी चार्मिंग मुद्दे निकाल देंगे उसमें से, या जो भी है. दूसरे क्वेश्चन में मैंने कहा कि हाउ डिड यू, तुम कैसे, शी वाज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, खुद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी. मैंने कहा तुम किस तरह से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बनी. एंड वो यंग थी, शी बाय द टाइम आई वाज डूइंग हर इंटरव्यू शी वाज क्लोज 28, 29, 30 की शायद रही होंगी. शी सेड जब मैं क्लास 10 में थी, 10वीं क्लास में थी, पराग दास को असैसिनेट किया. पराग दास इज अ फेमस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ऑफ आसाम. एंड ऐसे बोलते ही वो रोना शुरू कर दी. शी स्टार्टेड टू क्राई. शी वाज रिकॉलिंग दैट ट्रॉमेटिक मोमेंट इन व्हिच शी responded. She didn't know anything. She didn't know Parag Das personally, but Parag Das was a figure. मतलब आसाम में सब उसको जानते थे because he was a human rights activist. मानव अधिकार संग्राम समिति के वो थे. अब मैं फंस गई. मैंने उसको क्वेश्चन पूछा था, वो रोने लगी. My natural instinct was to stop the interview, get up and go and put my hand around her. कि मैं उसको उसके साथ एक तरह से एक इमोशनल लेवल पे उसके साथ रिश्ता में बनाना चाह रही थी, बट आई कुडंट डू इट बिकॉज द कैमरा वाज रोलिंग, एंड यू कुड नॉट स्टॉप इट. एंड थोड़ी देर बाद शी पिक्ड हरसेल्फ अप एंड शी वेंट ऑन. मतलब उसने कंटिन्यू किया उसको. इसी तरह से शमीम मोदी से मैंने बात की थी, वो भी रोने लगी एट वन पॉइंट. तो मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट इन माय कैमरा वर्क has been in the camera sessions has been the fact that I'm talking to someone, they are having an emotional meltdown. मतलब उनके लिए एक emotional moment है, और मैं उसको रोक करके, काट करके, I am not able to stop the interview and go across and say let's leave it. I feel it should go. वो चलता रहता है, and then उसको हम किस तरह से यूज करेंगे अब. So I think that those are the interesting things. मतलब मजेदार बातें तो आती हैं, but these moments, how to deal, उसको कैसे डील करें. और वो मेरे सामने एक तरह से partly because of my older, मैं उम्र में ज्यादा हूँ, लोग जानते हैं कि मैं भी एक तरह से मैं I have been on the same journey as them. So वो comfort level एक अच्छा बन जाता है. पर उसके बाद फिर जो बात आती है, चाहे मजे की हो, चाहे हम हंसें, चाहे हम उस पे रोए, वो it is easier to create that relationship. So मेरा कैमरा जो है is never impersonal. It's never an impersonal camera, it's a very personal camera. It is because my questions and my camera work together, and वो मुझे लगता है कि मेरी a woman cameraman understands that. Camera woman understands that. आप सेकेंड फिल्म में देखेंगे वो माइथली इज अल्जाइमर्स में चली गई हैं. शी कांट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, एंड सो ऑन. एंड इट्स वेरी चार्मिंग बिकॉज वो बोलती रहती है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, व्हाई आर यू गोइंग ऑन विद दिस, इट्स सो बोरिंग, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट. वो भी आता है इन द फिल्म. Even that comes. So actually the relationship with the protagonist is very powerful. And I think that's the story I would like to tell. शायद ये डॉक्यूमेंट्री माध्यम का मजा भी यही है कि डॉक्यूमेंट्री माध्यम किसी चीजों से कहीं से गवर्न नहीं होता है, वो सब्जेक्ट से ही गवर्न होता है. और वो जैसे कि सबा दीवान की वो फिल्म है, अदर सॉन्ग में एक सीक्वेंस है जहां अजान होती है और वो लोग रुक जाते हैं. Right. और राहुल ने बहुत अच्छी तरीके से उस मूवमेंट को पकड़ा है. और वो आप, क्योंकि
आप जिस समय काम कर रहे होते हैं उस समय आपका एक रिश्ता बन जाता है या और कोई एजेंसी आपको नहीं करती है। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से विनीता के पास बहुत सारे सवाल हैं दूसरी फिल्म के लिए, ठीक है, और ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे दर्शकों के कोई सवाल होंगे तो हम लेंगे। विनीता बिल्कुल, प्लीज, आप कह रही। जरूर जरूर। एक इनकलाब और आया जो फिल्म है उसके बारे में डिटेल में बताया कि किस तरीके से उसकी मेकिंग और किस तरह से वो एक प्रिजनर जो डायरी मतलब प्रिजन में रही महिलाओं के ऊपर आपका जो प्रोजेक्ट है उनको शुरू करने से फिर वो पास्ट में भी जाता है। वहाँ पे आप शगुरा के भी उसमें जीवन को देखते हैं जो डॉक्टर ड्रामा के उसमें दिखाई देता है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि वो एक इनकलाब और आया जो है वो ये भी बताता है कि कैसे वो फिरंगी महल जहाँ महिलाओं को एक मतलब कदम बाहर रखने की या किसी भी तरह का एक्सपोजर बाहर का नहीं था, वहाँ शगुरा जो बीबी हैं उनके इन्फ्लुएंस से खदीजा जो है वो एक इतनी कम उम्र में उस तरह की बागी बनती हैं और उस पूरे पिंजरे को तोड़ती हैं कि नहीं वो, तो एक तरह से वो एक आज़ादी क्लेम करती हैं अपने लिए। और फिर अंततः उन्होंने शादी भी जो है वो एक बंगाली से किया और उस तरीके से लास्ट में जब वो बताती हैं वो जो आप जगह पे जाते हैं जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो वो इमोशंस वो पूरा देखने को मिलता है। और एक बात जो बहुत लगती भी है कि जब वो कहती हैं बाहर आने के बाद हम लोग कोई मुझे रिसीव करने वाला नहीं था, कोई हमें जानने वाला नहीं था, क्योंकि मूवमेंट एक पीक पे पहुंच के स्थिर हो चुका, शिथिलता थी उसमें और उस तरह का। और फिर कैसे एक मूवमेंट से जुड़ के प्रिजनर मतलब हो करके आप एक एक्टिविस्ट प्रिजनर होते हैं, वहां से फिर वापस लाइफ में आना और अपने जीवन को उस तरह से देखना, तो ये जो पूरा स्ट्रगल है वो इसमें देखने को मिलता है। जो एक नॉर्मल मतलब एक फिरंगी महल में रहने वाली एक मुस्लिम महिला की बात है, मिडिल क्लास उसकी कहानी है। ठीक उसी के दूसरी तरफ जाते हैं जब हम नेक्स्ट फिल्म देखते हैं प्रिजन डायरीज, उसमें भी जो प्रिजन डायरीज में देखते हैं कि किस तरह से एक संपन्न घर एक एक्ट्रेस, एक नामी एक्ट्रेस है, वो किस तरह से सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा बनती हैं और अपने जेल जाने से लेके उस जेल में अपनी स्थितियों के साथ साथ वहां रह रही महिला कैदियों के लिए भी उनकी डायरी में जो पूरा हिस्सा है वो बात करती है कि मतलब ये उनको गली मतलब बाहर टहलने तक की इजाजत नहीं है, इस तरह के वीरानगी में रहना पड़ता है। तो एक दो क्लास से आई महिलाओं की आजादी से जुड़ने और उनकी खुद की पर्सनालिटी का यानी वुमेन्स जो है उनकी आजादी का ये जो पहलू है वो बहुत ही सुंदर है ये। और आगे मैं तो बेसब्री से हम लोग को इंतजार रहेगा कि और भी बहुत सारे लोगों का हमें देखने को मिले। तो प्रिजन डायरी में जो आप अभी बात हम लोग कर रहे थे कि जब फिल्म मेकिंग होती है तो एक इमोशनल रिश्ता जो बन जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यहाँ कैमरा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। प्रिजन डायरी में जब आप इंटरव्यू ले रही हैं उनकी वो जो इमोशनल हिस्सा है उसको डील करने में आपको कितना, क्योंकि वो बार बार ऐसा देखते हुए लगता है कि अपने माँ के उस समय की वो स्थितियों को ले करके उनको याद करके शी कैन कंट्रोल इट लाइक या एक्चुअली हाँ बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। अच्छा सी और वो रिश्ता मेरा भी रिश्ता एक तरह से इमोशनल लेवल पर इन लोगों के साथ है। आई हैव एन इमोशनल रिलेशनशिप विद एडमायरिंग कि इतनी क्या कहते हैं पावरफुल औरतें जो उन्होंने चुनौतियां ली और जा करके अपना काम किया, वो तो है ही है। बट I have a great emotional feeling towards these characters. और see स्नेहलता रेड्डी के लिए तो खास मुझे एक और लिंक था। see मैं भी 8 साल मैंने बैंगलोर में गुजारे थे और मैं स्नेहलता रेड्डी के बारे में काफ़ी जानती थी। उनके घर के आगे से हम लोग साइकिल पे चला के जाते थे। We knew that स्नेहलता रेड्डी lives in this house, हाँ पीछे से।
एंड वी ऑल्सो न्यू, जब वो उसकी फिल्म आई सबसे पहले, जब संस्कार आई एंड इट ब्रोक ऑल दोज बाउंड्रीज, और उसको बैन भी किया था थोड़ी देर के लिए एंड सो ऑन, तो इट वाज अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म जिसके साथ हम लोग बहुत आइडेंटिफाई किए थे, बिकॉज इट वाज अ कास्ट, तो कास्ट का मुद्दा था उसमें, तो there was a relationship with the idea of स्नेहलता already without meeting her, हाँ, और but उनके कई इर्द गिर्द कई लोग थे जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जानते थे। नंदना के जब फिल्म बनाने की बात, आई वाज इनिशियली एक इंटरव्यू ही करना था उनका, पूरा फिल्म बनाने का कोई इरादा नहीं था उनके ऊपर, जस्ट कि एक ये किस्सा था। और क्योंकि मेरी फ्रेंड, जो मैं शुरू में बताती हूँ कि मेरी कॉलीग थी, सीनियर कॉलीग थी, रोमा मित्रा, जो इनकी दोस्त थी, लोहिया की दोस्त थी, और लोहिया और रोमा मित्रा स्नेहलता के बहुत करीब थे। सो एक इमोशनल लेवल तो वही बना। और रोमा मित्रा के साथ था कि इमरजेंसी में मुझे लगता है कि उसकी इतिहास लोग भूल गए हैं, बट एक्चुअली इट वाज द फर्स्ट मोमेंट जब आपके ऊपर इस तरह का धावा बोला गया था, जो मास स्केल पे लोगों को जेल में डाला गया था, वो तो बात थी। पर उसके साथ ये था कि बहुत लोगों के ऊपर जो 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 हीरो नहीं माने जाएंगे, जो हीरोइन नहीं माने जाएंगे, उनके ऊपर क्या गुजरी वाज वेरी सीरियस। बिकॉज मेरी जो कॉलीग थी रोमा मित्रा, वो उनको अंडरग्राउंड जाना पड़ा, बिकॉज वो लोहिया की पार्टनर रह चुकी थी और जॉर्ज फर्नांडिस को अच्छी तरह से जानती थी। अच्छा, सो वो भी एक तरह से, एंड शी स्टेड अंडरग्राउंड फॉर वो 18 महीने या व्हाटएवर इट इज। और उनकी जो स्वस्थ था, हेल्थ थी, वो नाजुक थी। तो शी, और उनकी उस दौरान उनकी बड़ी बहन जिन्होंने उनको पाला था और बड़ा किया था, वो मर रही थी और वो चाह रही थी अपनी बहन से मिलना, बट किसी को मालूम नहीं था कि रोमा कहाँ है। तो रोमा जब निकल के आई, उनको पता लगा कि उनकी बहन गुजर गई है, और ऐसा धक्का लगा उनके ऊपर कि वो उससे कभी रिकवर ही नहीं कर पाई। उसके बाद से उनको दिमागी स्तर पर उनको ये सीक्वेंस में आता था, डिप्रेशन आता था। तो कई तरह के एक्सपीरियंसेस इमरजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं, इमोशनल एक्सपीरियंसेस अराउंड हाउ वुमेन एंड इवन मैन एक्सपीरियंस द इमरजेंसी। तो एक तरह से तो वो सब था। एंड देन प्रोटैगनिस्ट, अब आप देखते हो कि पार्ट ऑफ द रीजन कोणार्क नहीं रोते हैं, एंड इट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज वो 17 साल की उम्र में चले गए थे, ही वेंट ऑफ टू स्टडी म्यूजिक। बहुत करीब रिश्ता है उनका माँ के साथ, जो कभी टूटा नहीं। पर बिकॉज ऑफ द कंफर्ट लेवल फॉर ऑल ऑफ दैट सिचुएशन, मैंने उससे पूछा लास्ट में कि मैंने कहा कि तुमने कभी अपनी माँ के लिए कुछ लिखा था, डिड यू राइट एनीथिंग फॉर योर मदर? एंड ही सेड हाँ, एंड देन आई सेड तुम बजाओगे हमारे लिए? तो उसने कहा हाँ, एंड ही played that song called Sneha, which became the theme song. वो मतलब music in that film is entirely through Konark's thing. जिसमें बहुत feeling है, there is a lot of feeling in that thing. By the way, वो जो कैमरा वर्क किया गया था, वो was done by माहिन मिर्जा ने उसको, वो बैंगलोर के इंटरव्यूज को उन्होंने किया था। अब माहिन also did the खतीजा इंटरव्यूज। तो सो वी हैड, सारा लखनऊ का काम जो है वो माहिन ने किया था। तो इन वन सेंस वो जो इमोशनल फील आ रही थी, इट इज कमिंग फ्रॉम ऑल्सो माई इमोशन कि शी डाइड। शी वॉज द ओनली वुमन, ओनली पर्सन हु डिड नॉट सर्वाइव द इमरजेंसी, वो खत्म हो गई थी। तो मेरे दिमाग में भी वो इट वॉज अ वेरी ह्यूज प्राइस टू पे फॉर योर principles and for your values and for your commitment. That you could see उनकी बेटी में पूरा दिखता है, because वो she is not able to speak about, वो अपनी माँ के बारे में बात करना, you know, मुश्किल है उनके लिए विदाउट कहीं ना कहीं वो जो इमोशनल लेवल है। एंड इट टाइज बैक टू दैट मोमेंट जो वो कहती है ना कि माँ ने डील किया था विद द पुलिस कि मेरे से पूछो, बाकी लोगों को छोड़ दो। So actually everybody else in that family must be carrying guilt about the mother.
कि वो जेल में फंस गई और बाकी हम लोग सब एक तरह से बाहर ही रह गए. And it came as and it was a very protective thing, especially for that 17-year-old boy, because सबसे पहले उसको उठा के गए थे पुलिस वाले, कोनारक को उठा के ले गए थे जेल में पूछताछ के लिए. So you can see that the whole story has an emotional level. Now she also has a strongly emotional level because वो बार बार कहती हैं कि I want to go out, I want to go out. मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, वो जा रहा है, जब वो वापस आएगा मैं उसको पहचानूंगी भी नहीं, बिकॉज वो अलग बंदा बन जाएगा. सो शी इज रिस्पॉन्डिंग वेरी मच एज अ वुमन. मतलब उनकी इमोशनल रिस्पॉन्सेज आर वेरी मच दोज ऑफ अ वुमन. एंड देन जब नंदना भी बात कर रही है, यू कैन सी ना कि नॉट ओनली इज दैट क्लोजनेस बिटवीन मदर एंड डॉटर, बट ऑल्सो कि वो कहानी बताती है ना, जैसे तुमने बोला कि और औरतों के लिए जो और औरतें थीं. सो जब वो when they get their periods, there is no sadhan for them. Now this is something that अब मैंने सारे जितने भी interviews किए ना, everyone talks about this thing कि जब women are going through their periods, it's a really bad time for them. So the response is कि give them hot water at least at that time. And then there's this moving description कि ना फूलों को उन्होंने 2 हफ्ते रखा. That you take flowers to her mother and they change the water and kept it going for 2 weeks. Now this is it's a very womanly response to the prison and what you miss in the prison, and what goes off in the prison. So those touches are very strong over there. And then when she says ke 3 baje main uthti hu, I'm woken out of my sleep at 3 o'clock in the morning. And वो डार्क नाइट ऑफ द सोल जो है जिसकी वो बात कर रही हैं, it is वो it's a special bond that is between mother and daughter which surfaces at that hour, because that's उनकी जिंदगी में वो कितना मायने, उनकी जेल एक्सपीरियंस में वो क्या मायने. एंड इट्स वेरी बहुत खटकता है, मुझे भी खटकता है कि इमरजेंसी के टाइम ये सारे अरुण जेटली ये सब जेल में थे, ये लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, इन्होंने अपने कुक बना लिए थे, अपने जो खाना उनके लिए बनाएंगे खास करके. सो इट इज ट्रू दे लॉस्ट देयर फ्रीडम, बट एक्चुअली दे डिड नॉट एक्सपीरियंस व्हाट स्नेहलता एक्सपीरियंस्ड इन द जेल. वो कंप्लीट आइसोलेशन वाली जो बात थी, वो इट इज टॉर्मेंटिंग, एंड दैट वो उस फिल्म में वो फीचर है. So what does freedom mean? It is not just, I mean, it's not only the jail, not jail, but उसके अंदर जो subtle differences भी आते हैं, वो आजादी आपके पास होना और एक महिला के होने के साथ आजादी आपके साथ होना. और भी बातें अभी तो बहुत है जो हम लोग और कर सकते हैं. हमारे पास समय जो है 1 घंटे का वो हो गया है कंप्लीट. अब हम लोगों का समय है लोगों के क्वेश्चंस लेने का. जो दर्शक हैं वो कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो संजय भाई क्वेश्चन ले रहे हैं, एक करके. बहुत शुक्रिया उमा जी. मुझे लगता है कि जो सवाल आए हैं उसके लिए एक अलग से लाइव सेशन करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि बहुत लेयर के सवाल हैं और ऐसा लगता है कि लोगों ने फिल्मों को देखा है. एक सवाल एक तरह का कमेंट है, मैं आपको सवाल सारे सुना दे रहा हूँ, बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आप उनके जवाब दे दीजिएगा. एक तो हमारी उदयपुर फिल्म सोसाइटी की एक्टिविस्ट हैं प्रज्ञा, उन्होंने सवाल किया है, आप जानती होंगी प्रज्ञा को. उन्होंने सवाल किया है, एक नए माध्यम से नारीवादी इतिहास की परतें खोलते हुए आजादी के क्या नए अर्थ खुले. एक सवाल प्रीति का आया है. प्रीति ने लिखा है कि नहीं, प्रीति गुप्ता ने लिखा है कि उमा जी प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ जेल while making prison diaries. मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, प्लीज ऑल्सो शेयर योर जेल एक्सपीरियंस, क्योंकि आप भी जेल में रही हैं. नहीं, मैं नहीं रही हूँ, पता है. अच्छा, नहीं रही हैं. मैं नहीं रही हूँ, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अभी हाल में मैंने एक पीस लिखा था, बिकॉज आई वाज कंसर्न्ड कि आजकल जो हो रहा है, जिसके मतलब इर्द गिर्द एक को पकड़ करके ले जा रहे हैं, सो यू कैन सी दिस अराउंड यू. तो मैंने एक पीस लिखा था, मुझे याद आया था कि जब 77 हुआ था तो फिर एक जेल रिफॉर्म्स कमेटी बिठाई गई थी
और उसको वो कोशिश उसकी थी कि हम जेल्स को पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए किस तरह का जगह बनाएंगे. एंड आई वाज पुट ऑन दैट कमिटी. अरुण शौरी, गोविंदो बिखुटी, सुदेश वैद और मैं उस कमिटी के मेंबर्स थे. और हम जेल, आई बीन इनसाइड अ जेल ओनली एट दैट टाइम. तो मुझे मुलाकात की एक्सपीरियंस है और मुझे जेल की थ्रू दीज पीपल एक्सपीरियंस है. एंड आप लोग तो जानते होंगे, शायद आप जानते होंगे कि मेरी बेटी जेल रही है. शी वेंट टू जेल ओवर द फैजाबाद डेमोन्स्ट्रेशंस. वो 10 साल उनको 10 दिन उनको पकड़ करके डाल दिया था ना इन माओ वाली जेल में उठा के ले गए थे. फैजाबाद से उनको ड्राइव करके वहां पे ले गए थे. तो द मोस्ट मजेदार किस्सा इज फ्रॉम हर. जब वो वापस आए, मैं पागल सी हो गई थी एट द आइडिया कि ये बच्चे सब. फिर मुझे पता लगा कि 1000 बच्चों को ले गए हैं. तो अब मैं एक लड़की की क्या के लिए क्यों परेशान हूँ. सो फाइनली इट बिकेम अ डिफरेंट स्टोरी. जब वो फाइनली वापस आई घर, सुबह सुबह ट्रेन से वो लोग पहुंचे, शी केम एंड उसने, मैंने कहा, हमारे घर में नोकझोंक यही चलता है कि मैं नाश्ते के लिए कभी किसी को कुछ नहीं देती हूँ, ओनली डबल रोटी मिलती थी खाने को. तो और मेरी बेटी को ये डोसा, इडली वगैरह सब बहुत अच्छा लगता था. तो मैंने सोचा वो अब वापस आई है. मैंने कहा कि आज के दिन उसको चॉइस देना चाहिए. तो मैंने उसका, क्या खाओगी? उसने कहा गुड़ चना. तो हम लोग सब हंसे बिकॉज इट वाज लाइक, यू नो, द. So I have not personally been to jail, but the experience of it and the more, जैसे मैंने बोला, श्रीलता स्वामीनाथन के का जो एक्सपीरियंस है खास, वो आई थिंक बहुत जबरदस्त एक उनका इंटरव्यू है. तो वो सब आएगा इन फिल्म्स, आगे की जो फिल्म्स हैं. और एक और इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी मेकिंग से. मनीषा ने पूछा है, माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज ऑफ टू फिल्म्स. बोथ फिल्म्स आर इन इंग्लिश बट मैनी वुमेन विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज योर प्लान? एक ये सवाल है. देखिए, एक इनकलाब इज नॉट इन इंग्लिश. आफ्टर एक इनकलाब में तो बहुत हिंदी है, उर्दू है, हिंदुस्तानी है. मतलब आम बोलचाल उसमें तो उर्दू हिंदुस्तानी है. प्रिजन डायरीज में है प्रॉब्लम है, बिकॉज वो प्रोटैगनिस्ट साउथ इंडियन, वो हिंदी नहीं बोले और वो अंग्रेजी में ही चला. पर मैं समझती हूँ, और संजय तुम्हारे साथ तो बात ऑलरेडी हो रही है कि जो मेगा फिल्म मेरी बन रही है, जो 2.5 घंटे वाली है, जिसमें बांग्ला भी है और उसमें अंग्रेजी भी है और अदर भाषा है, उनके लिए डेफिनेटली हिंदी में उसको करने की मैं चाहती हूँ, बहुत जोरदार चाहती हूँ. इवन प्रिजन डायरीज को मैं हिंदी में करने को मैं बड़ी खुश होंगी. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. उसको हिंदी में करने से हम आपके साथ हैं. और मनीषा जी को मुझे बोलना है कि फिल्म मेकर का ही सारा काम नहीं होता है, कुछ हम लोगों के भी काम है और कुछ दर्शकों के भी काम है. वर्जन बनाने में पैसे खर्च होते हैं, स्किल चाहिए होती है. तो ऐसे जो भी दर्शक देख रहे हैं वो हमें कहें कि हम इसका अनुवाद करेंगे, हम इतने पैसे देंगे, हम इसको दिखाएंगे. अगर हम बना भी लें तो दिखाना भी होगा. तो आपने एक वर्जन बनाया, आपको सैल्यूट है. लेकिन ये एक बात है और हम वो करेंगे जो आपने बात कही. एक सवाल अशफाक ने पूछा है, कैन यू ड्रॉ पैरेलल बिटवीन करंट सिचुएशन एंड द इमरजेंसी पीरियड, आजादी के मायने? आई थिंक मतलब वो तो मेरे दिमाग से कभी जाता ही नहीं है. ऑल द टाइम मैं हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती हूँ कि वो टाइम और अब टाइम, आज के टाइम माहौल में क्या फर्क है, क्या कनेक्शंस भी हैं. क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कनेक्शंस हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बिकॉज एक पॉलिटिकल सिचुएशन जिसमें आपके सामने क्राइसिस है और उसको कैसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो, यू जस्ट यूज दी इमरजेंसी पावर्स एंड आपने आपातकालीन घोषित कर दिया और आप उसमें लाखों को आपने नंबर्स, वो बताया जाता है कि नंबर जो है 1 लाख के करीब लोगों को उन्होंने जेल में डाला था अक्रॉस द कंट्री. तो आप देखिए कि मैसिव इनकार्सरेशन. अब एक चीज़ समझ गए हैं लोग कि
उस तरह की इमरजेंसी नहीं लागू करनी चाहिए, क्योंकि उसका रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त होता है. पीपल रिएक्ट टू दैट काइंड ऑफ रिप्रेशन. वो सारे देश में, बिकॉज जब वो इलेक्शंस हुए थे, फिर उनको उठा के फेंक दिया था ना, मतलब इलेक्शंस थ्रू आउट मिसेस गांधी एट द इन 1977. उसका नतीजा ये है कि एक्चुअली हमारा स्टेट जो है वो सेक्शनल, थोड़ा अलग अलग स्तर पे इमरजेंसी को लागू करता है इन डिफरेंट वेज. छत्तीसगढ़ में है, लागू है एक तरह से, कश्मीर में तो है ही है, नॉर्थ ईस्ट में भी कई तरह से है. तो एक्चुअली सेक्शनल इमरजेंसी डालने के तहत और इमरजेंसी लाइक सिचुएशन को डालने के तहत वो बाकी लोग उसको रेजिस्ट नहीं करते हैं. जो वाइड स्प्रेड, जो बहुत ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, और उनको लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कभी बन ही नहीं पाती है, बिकॉज हम टुकड़ों टुकड़ों में टूट गए हैं. एक तो वो चीज़ है, वो फ़र्क है. तो इसलिए उस तरह की इमरजेंसी नहीं आएगी. बट अदर स्ट्रैटेजीज आप देख रहे हैं, आप कोर्ट्स को देख लो. आज कोर्ट्स आर नॉट फंक्शनिंग एज इंडिपेंडेंट कस्टोडियंस. वो तो बिल्कुल वापस हम उसी में चले गए ना, जबलपुर एडीएम के जजमेंट में चले गए हैं, विच इज द कोर्ट्स आर नॉट, दे आर सिंपली फॉलोइंग. किसी ने कहा था ना कि बी टीम ऑफ द एग्जीक्यूटिव बन गई है कोर्ट. इन दैट सेंस जो चीज़ें हैं जो आज हमारे सामने दिख रहे हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन यूनिक भी हैं, क्योंकि आज के फीचर्स तो कुछ अलग ही हैं. और दूसरा, जब आप मध्य वर्ग से इतने सारे लोगों को उठा के ले जाते हैं, जैसे इमरजेंसी के दौरान हुआ था, तो उस वक्त उसका रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि वाइड स्प्रेड लेवल पर आप डिस्कंटेंटमेंट, मतलब जो बेचैनी है वो दिखती है आपको पूरी तरह से उस ज़माने, क्योंकि सबके कोई रिश्तेदार अपने गांव, अपने इलाके में से लोगों को उठा के डाल दिया था. एंड उसका जो माहौल बना, वो रेजिस्टेंस का, वो बहुत अहम, मतलब वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो उस समय हो. अब आप क्या कर रहे हो, आप टुकड़ों में आपने उनको बांट करके, कभी मुसलमानों को उठा के डाल दिया, कभी दलितों को आदिवासियों को डाल दिया, और फिर ऊपर से मतलब आज आप टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को. तब भी स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरत है. स्टूडेंट्स, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रियल एक्टिविस्ट उस तरह जब निकल के आए थे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स गए थे जेल. और ये अरुण जेटली तो क्लेम करते हैं, बहुत अलग तरह के लोग गए थे उस ज़माने. दे वर ऑल स्टूडेंट एक्टिविस्ट. जो अब मैंने कहा था, जो 2.5 घंटे में फिल्म बन रही, दे वर ऑल स्टूडेंट्स. सबके सब स्टूडेंट्स थे जो जेल गए उस वक्त. सो स्टूडेंट्स हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आज दे आर गोइंग फॉर द स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन काइंड ऑफ वे. और हमें देखना होगा कि किस तरह का हम रेजिस्टेंस खड़ा करते हैं टू बी एबल टू काउंटर स्टेट पावर. ये हमारी जिम्मेवारी है. और एक तरह से परसों, आई थिंक परसों तरसों रवीश कुमार का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू, बहुत अच्छा प्राइम टाइम में उसने एग्जाम्पल दिया था आफ्टर द प्रशांत भूषण का जजमेंट, जो उसको पनिश कर दिया था ना. मतलब कहा कि वो बहुत अच्छा इसलिए था क्योंकि उन्होंने फिर फाइनली गांधी को ले आए. एंड ही सेड कि जब चंपारण में जब गांधी ने कहा कि देखो कोर्ट में कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मेरी अंतरात्मा नहीं मानती, मेरी अंतरात्मा के साथ ही मैं जाऊंगा, एंड मैं 100 रुपये भी नहीं दे रहा तुमको. एंड देन ही एंड्स विद, ही सेड, कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव को उस दिन समझ आया कि अब हमारी सत्ता डिगडिगाने लगी, जब और ज़्यादा लोग कहेंगे कि मेरी अंतरात्मा कह रही, तुम्हारी कानून जो भी हो, तुम्हारी जुडिशरी कुछ भी कहे, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मुझे दिस इज माई स्टैंड. तो आई थिंक वी हैव टू गेट टू दैट. उस माहौल में हमको जाना पड़ेगा फॉर अस टू बी एबल टू रेजिस्ट जो आज हो रहा है. सी,
अलग अलग स्तर पे हो रहा है, पर हमें एक तरह से एक साथ एक आवाज बना करके एक तरह की माहौल हमें बनानी है, जिससे कि हम इस चीज को पूरी तरह से बैठने नहीं देंगे। अगर ये बैठ गया ना तो फिर तो हम कई सालों के लिए गुलाम हो जाएंगे। एकदम ठीक बात करिए। एक बहुत मजेदार किसी ने कमेंट किया है, बंटू डीपी जी ने, मऊ जेल का तो नारा बन गया था, जब तक जेल में चना। हाँ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है। हाँ संजय जी फ्रीज हो गए। हाँ मुझे लग रहा है उधर कनेक्शन का कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, बट बंटू जी का बहुत कमेंट अभी अच्छा है। जो हाँ ये मऊ के समय बहुत सारे लोग जब जेल गए, मऊ जेल में इस तरह का ये रहा था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग सीमा कृपा जी का है कि डू शेयर चैलेंजेस व्हाइल एडिटिंग द फिल्म, is the emotional premise retained or it is threatened during the edit process? Do you edit your film, and if not, how do you retain your autonomy over the? हाँ समझ गई क्वेश्चन। ये बिल्कुल बहुत बहुत अहम मुद्दा है मेरे लिए। देखो फिल्म जो है डायरेक्टर के दिमाग के अंदर है, और उसको वो जब तक कैमरा वर्क होता है तब तक वो आप गाइड करते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, उसकी स्क्रिप्ट को एक ब्रॉड स्क्रिप्ट के साथ आप जाने की कोशिश करते हैं, और उसमें से फिर इत्तेफाक से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं जो ऑन द ग्राउंड निकलती हैं। मतलब उसके लिए आप प्लानिंग नहीं कर सकते, वो अपने आप ही हो जाती हैं, जैसे मैंने बताया था। अब वो सब मिश्रण होकर के पर मटेरियल को आप गाइड करते हैं पूरी तरह से। मतलब द शूट इज कंप्लीटली इन योर हैंड्स, यू डिसाइड what to shoot, how to shoot it, in the sense कि camera person of course has the skill, but you also you have already got a storyline। आपने अपने दिमाग में एक storyline बना लिया और एक broad script। मैं कभी tight script के साथ नहीं जाती हूँ, मैं broad script के साथ जाती हूँ, और फिर वो कैमरा वर्क होता है। फिर on the ground कुछ चीज़ें निकल के आती हैं because of the spontaneity and the richness। मतलब लोगों की अनुभव इतनी रुचीली है कि वो जब अगर तुम उसको पकड़ पाते हो, और आपका रिश्ता आपके प्रोटैगनिस्ट के साथ इस तरह से बन गया है कि वो आपको बता रहे हैं और खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं, और ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये बोलेंगे और ये नहीं बोलेंगे, तो फिर आपके साथ वो आपके पास वो मटेरियल निकल के आ जाता है। तो प्राइमरी क्राफ्टिंग आप करते हो, कंसेप्चुअलाइजेशन आप करते हो, उसके बाद तुम्हारी एडिटर पे है। एंड आई ऑलवेज से कि देखो एडिटर का जो रोल है बहुत जबरदस्त है, एंड नाउ डेज पीपल आर बिगिनिंग टू पुट के एडिटर का नाम कम्स इमीडिएटली आफ्टर द डायरेक्टर एंड बिफोर द कैमरा पर्सन। और ये मेरे फिल्म में आप देखेंगे कि एडिटर का नाम तुरंत मेरे बाद आता है। एंड फिर सो एडिटर एक्चुअली जो तुम्हारे दिमाग में है उसको मैनिफेस्ट करना, उसको निकालना एडिटर का काम है, उनके स्किल्स का काम है, उनके एडिटिंग कैपेसिटी पे है। एंड बहुत अच्छा रहा है कि आई ऑलवेज वर्क विद वेरी गुड एडिटर्स। शुरू मेरी समीरा जैन से हुई थी, फिर उसके बाद अनुपमा चंद्रा ने 2 फिल्म मेरे साथ की थी। फिर हम लोग वी हैव नाउ हैप्पी सिचुएशन बिकॉज वो जब वो नहीं कर पाई, जो प्रिजन डायरीज वो नहीं कर पाई, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था किसी को करना, एंड उनके साथ फिर मैंने काम किया। सो द एडिटर के साथ जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें टेंशन हो तो बहुत प्रॉब्लम है। एंड कई बार ये हमारे क्या कहते हैं, अब अनुपमा के साथ या समीरा के साथ कभी कभी डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन हुआ थोड़ा सा perhaps even slight before the film is completed, there are many rounds of discussions. So wo fortunately because they understand what I have in my head, वो बहुत सारी चीजें
कर देते हैं एंड उस पर मैं खुश होती हूँ. आई एम हैप्पी कि इस तरह से निकल के आया है, यू नो. एंड हर स्टेज में फिर वो एडिटर प्राइमरी रफ असेंबलेज करते हैं, फिर कितने ड्राफ्ट हम बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम जो निकालते हैं उसमें पूरी तरह से वी हैव टू बी ऑन द सेम वेवलेंथ कि उसके साथ क्या निकल के आएगा. टाइटल को लेकर के, यू नो, इवन टाइटल को लेकर के वो एक इनकलाब और आया, इंस्पिरेशन था फॉर मी कि ये टाइटल होना चाहिए इसका, बिकॉज उसमें वो जो जान आती है कि हम इनकलाब को एक ही तरह से देखते हैं. पर वो लाइन फिल्म में ही था, वो लाइन मतीन भाई बोलते हैं, एक इनकलाब और आया, और ही डिस्क्राइब्स कि वो कम्युनिस्ट जो लेफ्ट वाले लोग थे. सो इन अ सेंस कि आप जो अपने एडिटर के साथ जो काम करते हैं, वो एडिटर और तुम एक तरह से जुड़वा भाई हो जाते हैं, बहनें हो जाती हैं, एंड यू हैव टू मूव ऑन द सेम प्लेन एंड अंडरस्टैंड. एंड कभी कभी मैं अड़ जाती हूँ, कभी कभी वो अड़ जाते हैं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू कम ऑन द सेम अग्री टू समथिंग. और मैं see one challenge with editors is कि आज की जनरेशन खास वो सेंटिमेंटल नहीं है, बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं है, और उनको लगता है कि इमोशन होना चाहिए पर सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए. मैं तो सेंटिमेंट के साथ भी जा सकती हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत मेलोड्रामा के साथ भी जा सकती हूँ. मुझे आई हैव सीन फिल्म्स फ्रॉम, मैं बहुत सेंटिमेंटल पर्सन हूँ एट वन लेवल. हाँ, तो मैं तो अड़ जाती हूँ, फिर मैं तो कहती हूँ नहीं, ये तो वो फ्रैगमेंट, संजय विल रिमेंबर फ्रैगमेंट्स ऑफ अ पास्ट में जो लास्ट सीन है जिसमें वो बेटी गा रही, शी सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ द कॉमरेड, फॉलन कॉमरेड, पता नहीं, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस. संजय, तुम्हें याद है इसका? द फ्रैगमेंट्स ऑफ अ पास्ट में ना, वो दे हैव गॉन बैक टू किल मनी, और फिर वहाँ पे बात निकल के आती है, एंड देन क्लोजिंग उसमें जो इमोशन है, इट इज वो उनकी बेटी मैथिली की का अल्जाइमर्स पूरी तरह से कायम है, उसको कुछ याद नहीं है, उसको किलवन में नहीं याद नहीं है, और इट्स एन आयरॉनिकल सिचुएशन. एंड फिर वहाँ बैठ करके कल्पना गाती है गाना जो लोगों ने कंपोज किया है फॉर किलवन मनी, एंड शी बिगिंस टू क्राई, वो खुद रोने लगती है, बिकॉज जो लाइन है कॉमरेड का, जो फॉलन फ्लावर है, कॉमरेड एज अ फॉलन फ्लावर, जो गिरा हुआ फूल है, इट इज स्टैंडिंग नॉट ओनली फॉर ऑल द कॉमरेड्स जो मरे थे तब, बट उसकी माँ जो कॉमरेड है उसकी, वो भी एक तरह से ही इज नो लॉन्गर देयर, क्योंकि वो अब वो अल्जाइमर्स के ग्रस्त में है, और वो उस सिचुएशन में नहीं है. तो द डॉटर इज क्राइंग फॉर द ओल्ड comrade and the old mother who was whatever it is, and I wanted to close the film on that. My editor said no, it was too sentimental. I said no, we have to close it on this. So usme main ad gayi, and then we closed the film on it, and I don't think you could have had the wo kabhi wo film kabhi aur close hi nahi ho sakta. उसमें हमारी पॉलिटिक्स आ जाती है. ये आपकी जो फिल्म है, लेटेस्ट फिल्म प्रेजेंट डायरी में, हाँ, प्रेजेंट डायरी में भी बहुत अच्छे तरीके से आपने गाने से खत्म किया है, जो उनका बेटा तो बहुत अच्छी तरह से आया है. उमा जी, हमें अब ये वाइंड अप करना होगा, क्योंकि ये कुछ नेट की भी मेहरबानी हो रही है, और मुझे लगता है कि आज बहुत सारे सवाल यहाँ से खुले हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं यहाँ से शुरू हुई हैं, और आपकी बहुत सारी फिल्में आएंगी. मैं एक संस्कृत में जो सेइंग है कि जीवेत शरद सकम, वो आपको सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ से पेश करना चाहता हूँ कि आप जो हैं सिर्फ 100 साल जिए, बल्कि आपकी फिल्में भी बढ़ती जाएं, और हम लोग सिर्फ सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस नहीं, बल्कि इस फोरम के माध्यम से जो पूरे तमाम दर्शक लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी सिनेमा को बहुत पैशनेट तरीके से ले रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं. और आपने जैसे बताया भी कि आप प्रिजन फिल्म्स, पेंशन फिल्म्स करके एक कंपनी आपने बनाई है, आप आर्काइव बना रही हैं, बहुत सारी बातें हैं.
पेंशन पेंशन जी। पिक्चर्स। पेंशन पिक्चर, हाँ सॉरी पेंशन पिक्चर्स। तो अब तो ये है 2004 के बाद तो पेंशन ही नहीं मिल रही है, तो अब हाँ 2004 के बाद तो पेंशन भी नहीं मिलेगी और अब तो नौकरियां भी नहीं मिलेंगी, अब क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन आज आजादी के बहुत सारे मायने खुले और बहुत सारे सवाल अभी रह गए हैं। अगर आपको धैर्य हो तो मैं एक सवाल लेना चाहता हूं कि हम्म कबीर ने लिखा है, you हम्म talk about women not being able to participate due to many issues in political life. What हम्म। about the current time when women are at the forefront of political struggle? But you can also see, absolutely good question, बहुत अच्छा question है. They are out at the, and the जिस viciousness के साथ स्टेट उनके ऊपर अटैक कर रहा है ना, वो भी एक अपने आप में इट इज मेंट टू सेंड अ लेसन. मतलब आप देखिए कि आज इनफैक्ट गुस्सा मुझे इस पर है कि पीपल हैव नॉट रिकग्नाइज कि क्या लीप हुआ है इन वुमेन्स पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की शुरू. मतलब हमने एनजीओ स्टाइल में ना women in the पंचायती राज, women in the पंचायती राज करते रहे, you know, we have stuck them in NGO style rhetoric. Actually women जब politics में आते हैं then what do? Then they are actually, they transform the terrain पूरी तरह से. और आज की लड़कियां जो निकल के आ रही हैं, what this is the strongest message कि तुम हमें ट्रिपल तलाक देने की कोशिश कर रहे हो, हम तुम्हें बता रहे हैं कि हमारे एक्चुअल पॉलिटिक्स क्या है. And our politics is claiming the citizenship in the way they are or acting in integrate. So मैं तो पूरी तरह से सलामी है younger generation को जो निकल के आए हैं, who have transformed the meaning of politics completely. They are the real, I mean, feminist, democratic, constitutional characters. तो they are fantastic. I think that actually थोड़ी बहुत जो मैं कभी कभी बहुत डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, कुछ मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में चेंज नहीं देखने वाली हूँ, पर जब मुझे ये लड़कियां दिखती हैं ना, फिर मुझे लगता है, लड़कियां लड़के भी जो दिखता है, फिर मुझे लगता है हाँ अभी हैं, आवाजें हैं और ये एक नहीं आने देंगे, और या आए भी तो उसके विरुद्ध लड़ेंगे. सो आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक न्यू मोमेंट. आप देखो कितने थाउजेंड्स ऑफ पीपल निकल के, वो छोटी सी लड़की अमूल्य को देख लो. आई मीन व्हाट डिड शी डू विद हरसेल्फ? शी वाज क्या कहने की कोशिश कर रही थी, खड़ी रही वहां पर. शी वाज ट्राइंग टू से कि मैं ये भी कह रही हूँ, ये भी कह रही हूँ, ये भी कह रही हूँ, ये भी कह रही हूँ. उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया टू व्हाटएवर इट इज. सो आई थिंक दैट दिस इज अ वेरी एक तरह से बहुत पावरफुल मोमेंट है. और सलामी तो हमारी होगी. तो मैं समझती हूँ दे आर ऑल या हमारे समय में तो शाहीन बाग की औरतें एक नया मुहावरा बन गया रेजिस्टेंस का. बिल्कुल जब आप शाहीन बाग की औरतें कहते हैं तो एक रेजिस्टेंस का नया मुहावरा है. एक किसी दर्शक ने ये पूछा भी था कि क्या आप अभी जो मूवमेंट चल रहा है उस पे भी आप कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाना प्लान कर रही हैं. ये सवाल भी एक सुदीप साहू नाम का किसी का आया था. तो या कि मैं जो अब जो फिल्म बन रही है वो तो दशक 67-77 की दशक है. पूरी तरह से वो 2.5 घंटे का फिल्म है. उसमें बहुत रेजोनेंसेस आज के लिए होंगी क्योंकि वही माहौल है, वही प्रश्न है. एक तरह से प्रश्न वो पूरी तरह से है. टॉर्चर, पुलिस कस्टडी में टॉर्चर, सब है उसमें. बट जो उसके बाद जो फिल्म आ रही है, जो आज के मूवमेंट्स हैं, चाहे उसमें सोनी सोरी हो, दयामणि बारला हो, एनवायरमेंटल मूवमेंट है, दलित मूवमेंट है, उन मूवमेंट्स के साथ एक अपडेटेड फिल्म भी आएगा जिसको हम क्लोज कर सकते हैं विद आइदर शाहीन बाग और व्हाटएवर इट इज. अब देखना पड़ेगा कि बेचारे शाहीन बाग को आप देखो कितनी विशियसनेस के साथ उसको खत्म करने की कोशिश है कि वो उसकी मेमोरी भी ना रहे. You know, that is what they are trying to do. उनको भी मालूम है बॉब डिलन, हाँ बॉब डिलन, लेकिन बॉब डिलन ने तो गाना गाया ही है कि भाई आंसर इज ब्लोइंग इन द विंड. तो आप मेमोरी में तो रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, it can't go anywhere. इतिहास में कुछ खत्म नहीं होता.
लेकिन रिजिम जिस तरीके से इन सारी चीजों को, इन प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रही है, उससे उनका तेजी भी समझ में आता है कि जो ये हो रहा है प्रोटेस्ट, ये सारे मामले हैं, वो कुछ छोटे मोटी चिंगारी नहीं है, वो लोगों के का एक बहुत स्ट्रॉन्ग विरोध है इन सब चीजों के खिलाफ, और इसीलिए रिजिम जो है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरफ बिहेव कर रही है और लोगों को उसी में उलझाए रखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू। और उनको मालूम है कि जो वो जन्म घुट्टी पिला रहे हैं ना लोगों को, वो पूरी तरह से नहीं पी रहे हैं लोग, और इसीलिए उसको करने की जरूरत है ना। दे हैव टू काउंटर द पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के कंप्लीट रीइंटरप्रिटेशन करना और उसमें इन्वेस्ट करना, वो आज का हमारा एक्सपीरियंस रहा है। सो दैट्स फैंटास्टिक। उससे हमको जोश भी मिलता है, जान भी मिलती है। तो इतिहास में यू आर राइट, आंसर इज ब्लोइंग इन द विंड, नथिंग गोज अवे, वापस आएगा और तेजी से आएगा, जोश के साथ आएगा। उमा जी डॉक्यूमेंट्री शूटिंग में होता है कि 1-1.5 घंटे के बाद बातचीत शुरू होती है। जब आप डॉक्यूमेंट्री में शूट करते हैं तो 1-1.5 घंटे के बाद मतलब इम्पोर्टेंट चीजें बाहर आना शुरू होती हैं। वैसे ही हमारी इस बातचीत एक तरह से तो अभी शुरू ही हुई है और हमारे दर्शक भी सवाल उन्होंने पेश करने शुरू किए हैं। लेकिन अब चूंकि 7:30 बज गए हैं और आजकल हम पुरुष लोग भी घर में मदद कर रहे हैं और महिलाओं को तो रसोई संभालनी होती है, तो अभी हमें ना चाहते हुए भी विदा लेनी होगी, इस वायदे के साथ कि हम दोबारा जल्दी मिलेंगे आपकी नई फिल्म के साथ। और मैं चाहूंगा कि हमारी ये जो पूरी बातचीत जो बहुत अच्छे तरीके से संपादित करी है, जिसको कोऑर्डिनेट किया है सौरभ ने, एक बार वो भी अपना सिस्टम दिखा दें हमारे दर्शकों को, बिल्कुल। जिनकी वजह से हमने ये पूरा और वो हेलो कर दें हमारे दर्शकों को, ताकि ये समझ में आए कि ये सौरभ हैं। हेलो सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपको सौरभ, और सारे दर्शकों को बहुत शुक्रिया। हम बस ये बताना चाहते हैं कि अगले सप्ताह हम शिक्षा पर बातचीत करने जा रहे हैं। शिक्षा पे अनुपमा श्रीनिवासन की 2 फिल्में, आई वंडर और आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, और उसके साथ एक नीमच के टीचर रहेंगे महेंद्र किशोर, स्कूल टीचर, और उस बातचीत को कोऑर्डिनेट करेंगी सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस के लिए राधिका मेनन। तो आप सबसे गुजारिश है कि इसी तरह से आप हमें हमारा हौसला बढ़ाते रहें, हमसे जुड़ते रहें। और मैं दोबारा कहूंगा कि अगर आपके पास कोई फिल्म है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो बेहिचक हमसे संपर्क करें। हम हर तरह की इम्पोर्टेंट वॉइस को दिखाने में यकीन रखते हैं। उमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू उमा जी, थैंक यू।